गुड मॉर्निंग छात्रों। आज आप लोगों के सामने इस वीडियो में प्रस्तुत है 1919 का चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की जब पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो इसकी पृष्ठभूमि हमारे पिछले 10 वर्षों की कार्रवाइयों और 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से ही तैयार होती है। हम देखते हैं कि 1909 में जो स्वायत्तता प्राप्त करने की मांग हमारी चल रही थी, स्वशासन की मांग चल रही थी, तो देखा गया कि 1909 का संवैधानिक सुधार लाने के बावजूद भी हमें वो चीज नहीं मिल पाई। हमें स्थानीय स्वशासन नहीं मिल पाया, हमें स्वशासन नहीं मिल पाया, इनमें से कुछ भी कंचित मात्र भी हमें नहीं मिला। और उधर जो निर्वाचन प्रणाली थी अप्रत्यक्ष थी, और वहीं पृथक मुस्लिम निर्वाचन जो हमारे में सांप्रदायिकता का एक व्यापक असंतोष पनप चुका था। वहीं मुस्लिम लीग और कांग्रेस का 16 में मिलन, तो दूसरी तरफ 1617 में आई मेसोपोटामिया रिपोर्ट में अंग्रेजों को भारत में एक अक्षम प्रशासन, एक गैर जिम्मेदाराना प्रशासन के बारे में बात कही गई। और उधर आप देखते हैं कि होम रूल आंदोलन चला। होम रूल आंदोलन से लोगों में राष्ट्रीयता का बढ़ना, राष्ट्रीय चेतना, जागृत भावनाएं, राष्ट्रवाद, ये सारी चीजें पनपने लगी। और उधर उस समय आप विश्व युद्ध को भी नकार नहीं सकते। अंग्रेजों को भारतीयों से इस विश्व युद्ध के लिए एक सहयोग की अपेक्षा थी। इसलिए यहां पर व्यापक विचार विमर्श करके भारत सचिव ने सबसे पहले 17 में ही ब्रिटिश सरकार के सुधारों की बारे में चर्चा की। और उसके बाद देखते हैं कि शिमला में भारत सचिव और वायसराय तथा अन्य सदस्यों के बीच में चर्चा होती है। और चर्चा के बाद में 18 जुलाई 1918 को भारत शासन अधिनियम 1919 की घोषणा कर दी जाती है। जो ये भारत शासन अधिनियम 1919 की घोषणा की गई, मैंने बताया कि उसमें किन चीजों को तवज्जो दिया गया। इसमें सबसे पहले तो भारत में उत्तरदायी शासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। क्या किया गया? उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें भारत सचिव जो 1793 से खर्चा भारत पे कर रहा था, इसमें बात की गई कि अब भारत सचिव का खर्चा ब्रिटिश सरकार वहन करेगी, ब्रिटिश भारत सरकार नहीं करेगी। दूसरी चीज, जो हमारा भारत सचिव है, उस भारत सचिव को प्रशासनिक हेल्प के लिए, कार्यों को निष्पादित कराने के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। अब हाई कमिश्नर भारत सचिव को सलाहकार का भी काम करेगा, सारी स्थितियों से अवगत कराता रहेगा। तो एक तो ये नया पद सृजित किया गया, और दूसरे गवर्नर जनरल की परिषद में अब न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी गई। इसके साथ साथ जो हम देखते आए हैं 1784 से द्वैत शासन, वास्तव में देखा जाए तो द्वैत शासन यहां से शुरू होने की प्रक्रिया आई कि गवर्नर परिषद के अतिरिक्त अब हमारी एक केंद्र विधान परिषद और एक विधान परिषद, यानी केंद्र में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था डेवलप कर दी गई। हम देखते हैं कि जो हमारी केंद्रीय विधान परिषद, जिसको उच्च सदन कहा गया है, उसमें
60 सदस्य की संख्या निश्चित की गई और दूसरे उन 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित होने थे और बचे हुए 26 गवर्नर के द्वारा मनोनीत होने थे और इनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए किया गया। दूसरी जो निर्वाचन प्रणाली है जो वहां अप्रत्यक्ष थी, इसमें पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया। दूसरे हमारी केंद्रीय जो विधान परिषद विधानसभा है, जिसे हम निम्न सदन की संज्ञा देते हैं, उसमें सदस्यों की संख्या 145 निश्चित की गई और 145 में से 104 निर्वाचित होंगे। अब उसमें से बचे 41 जिनका मनोनयन दिया जाएगा, उन 41 में से 26 शासकीय होंगे और 15 अशासकीय होंगे और इन सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। उच्च सदन में कार्यकाल 5 साल का, निम्न सदन में कार्यकाल 3 वर्ष का। इसके साथ साथ यहां पर विषयों को पृथकीकरण किया गया। सुरक्षित विषय जो गवर्नर जनरल के हाथ में थे, जैसे वित्त है, डाकतार है और सैन्य है, इस तरीके से गृह विभाग है। लेकिन कुछ विषयों को जो अपनी गवर्नर जनरल अपने हिसाब से अपनी परिषद के सदस्यों से सलाह लेकर के उनमें डिसीजन लेता था, तो वहीं जो हस्तांतरित विषय थे, उन हस्तांतरित विषय जैसे पुलिस, कृषि, इस तरह के विषयों को हमारे जो प्रांतीय मंत्रियों की सलाह से प्रांत का गवर्नर उसमें डिसीजन लेता था। इस प्रकार से जो हमारा 1919 का जो चेंज फोर्स सुधार अधिनियम आया, उसमें बहुत सारी चीजें संवैधानिक सुधार के रूप में भारत को दी गई। और यही नहीं, जो इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का जो आगाज होता है, सूत्रपात होता है, उसमें निर्वाचन में भाग लेने वालों की संख्या जहां अभी तक 3% थी, उनका प्रतिशत अब यहां 10 कर दिया गया। यहां पर उनकी संख्या 10% बढ़ा दी गई। और दूसरे जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली का था, उसमें भी थोड़ा विस्तार किया गया। 1909 में तो पृथक निर्वाचन में मुस्लिमों को सम्मिलित किया गया। यहां पर भारतीय, ईसाई, यूरोपीय, आंग्ल, सिख, इन लोगों को इसमें सम्मिलित कर दिया गया। इस तरीके से हमारा सांप्रदायिक जो बीजारोपण 1909 में हुआ था, उसमें इन सुधारों के साथ साथ उसमें थोड़ी सी हवा दे दी गई। इस तरीके से 1919 का जो हमारा चेंज फोर्स सुधार अधिनियम है, वो ब्रिटिश संसद के माध्यम से भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए और उधर विश्व युद्ध में भारतीयों की अपेक्षा स्वरूप सहयोग लेने के लिए और भारत के राष्ट्रवाद और बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना के चलते हुए और विश्व परिदृश्य को दिखाने के लिए उन्होंने इस प्रकार से एक सकारात्मक कदम बढ़ाए। मैंने पहले भी कहा था, 1909 में जो दिख चुका था, जो हमें मिला नहीं था, लेकिन आगाज हुआ था, धीरे धीरे वो हमें अधिकार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 1919 में हमें काफी हद तक भारतीयों को संवैधानिक सुधारों में काफी लाभ मिला। इसी के साथ 1919 का चेंज फोर्स सुधार अधिनियम आपका कंप्लीट होता है। इसके साथ में देखेंगे कि आप इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। वैसे मैंने सारा कुछ आपको बता दिया कि हाई कमिश्नर की नियुक्ति किस संवैधानिक सुधार में की गई, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का पदार्पण कब से हुआ, या हमारी केंद्रीय विधान परिषद की सदस्यों का कार्यकाल क्या था। मैंने बताया था 5 वर्ष।
विधान परिषद का सदस्यों की जो कार्यकाल है वो मैंने बताया 3 वर्ष। जहां इनकी संख्या विधानसभा में 145 है, वहीं उच्च सदन में 60 है। तो इन सब चीजों को तवज्जो देना है, ध्यान देने वाली बात है। बहुत सारे प्रश्न इसमें बनते हैं, हर समय नया प्रश्न आपको बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन उन चीजों का हल आप तब करेंगे जब इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डेवलप हो जाएगा कि 1919 का जो हमारा चेंज छोड़ सुधार है वो क्यों है। वहां से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, मैंने बहुत सारी चीजें उसमें बताई हैं। तो हमें एक एक चीज को ध्यान में रखना है और उसको समझना है। जब किसी चीज पे हमें सोचना है तो उसके संबंधित सभी चीजों को वहां इकट्ठा करके सोचना है। अगर हम भूलते हैं तो उनको दोबारा सर्च आउट करके देख करके उनको व्यवस्थित करते हैं तो फिर हम किसी भी चीज को नहीं भूलेंगे, हर सूचनाएं साथ में चलती रहेंगी। धन्यवाद।